देखिए आज हम लोग यस मैम। टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग कंपटीशन मॉडल पढ़ चुके हैं, उसी का इन जनरल मॉडल पढ़ रहे हैं, हाउ टू मॉडलेट या फॉर्मुलेट द कंपटीशन मॉडल फॉर लोन का वर्जन। तो ये है टॉपिक आपका फॉर्मुलेशन ऑफ मॉडल। जस्ट लाइक जस्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था पहले मॉडल, उसी की तरह से सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करके सेम ग्राफ होंगे, बस यहाँ पर हम क्या करें, इन जनरल हाउ वी फॉर्मुलेट मॉडल वो सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मुलेशन करने के लिए मॉडल का क्या लेते हैं, मान लीजिए एक्स स्पीशीज है, ये प्री की स्पीशीज एक स्पीशीज वन एंड वाई स्पीशीज सेकेंड स्पीशीज है। तो यहाँ पर जो मॉडल का फॉर्मुलेशन करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, मान लीजिए कंपटीशन कोएफिशिएंट अल्फा है इज हियर एंड y compete with the x, तो यहाँ पर कंपटीशन कोएफिशिएंट अल्फा, तो x compete कर रहा है y के साथ, यानी this species exerted a competition on y, so this coefficient will be denoted by alpha 2. It means होता है one species exerted a population on species y. So this is the coefficient alpha 21 we get. Alpha 21 we get when first species exerted a competition on second species. If y species, अब यहाँ पर ये competition दोनों में हो रहा है, तो y species exert करेगा competition x में, तो second species exert a competition on one, then we have the coefficient alpha 1 2. ठीक है, तो ये हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मॉडल को फॉर्मुलेट कर देंगे। तो मॉडल फॉर्मुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, ग्रोथ रेट फाइंड आउट करनी होती है। ग्रोथ रेट आपका कैसे होगा, अगर मान लीजिए एक्स की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है तो वाई क्या करेगा, लूज करेगा, वाई की स्पीशीज एक्सटीड कर जाएगी। अगर वाई की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है, वाई की पॉपुलेशन नंबर ऑफ पॉपुलेशन स्पीशीज ज्यादा है, तो आपका क्या होगा, एक्स जो है वो लूज कर जाएगा और वाई विन कर जाएगा। तो कॉम्पिटिशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, दो चीजें होती है, एक विन और लूज। आपको यहाँ पर विन और लूज वाला ही केस पढ़ना है, एक स्पीशीज विन करेगी, दूसरी स्पीशीज लूज होगी। अकॉर्डिंग टू दिस हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉडल फॉर्मुलेट करेंगे। तो dx ओवर dt, अगर हम पॉपुलेशन के लिए ले रहे हैं तो dx ओवर dt इट विल बी x इज द फर्स्ट स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट, इनकी रेट क्या हो जाएगी, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट एंड इनटू x हो जाएगी। कितनी पॉपुलेशन एट प्रेजेंट है और कितनी उसमें ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट क्या होगी, बर्थ रेट और डेथ रेट का आपका सब्ट्रैक्शन, कितने बर्थ हो रहे हैं और कितने की डेथ हो रही है पॉपुलेशन की, वो डिटरमाइन करेगी। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट इनटू x। और मॉडल को हम लोग रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या करते थे, कैरिंग कैपेसिटी ऐड कर देते थे। ये क्या आ जाता था आपका आर एक्स, और रियलिस्टिक बनाने के क्या करते थे, जब कैरिंग कैपेसिटी आ जाती थी यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ हो जाती थी, तो एक्स अपॉन के आपका आ जाता था। मान लीजिए इस स्पीशीज की कैरिंग कैपेसिटी 1 है, तो मॉडल इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर एक्स 1 माइनस एक्स बाई के, और वी राइट दिस मॉडल विल बी इक्वल टू आर एक्स k1 माइनस एक्स अपॉन k1। ये मॉडल इक्वेशन बन जाएगी। दिस डिटरमाइन द ग्रोथ रेट ऑफ द स्पीशीज एक्स। एक्स स्पीशीज है, उसकी ग्रोथ रेट हमें कैसे मिल रही होगी, इस मॉडल इक्वेशन की हेल्प से मिल रही होगी। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो एक्स क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा कॉम्पिटिशन वाई पर, तो मॉडल इक्वेशन क्या आ जाएगी, जब इंटरेक्शन होगा तो कॉम्पिटिशन में जाहिर सी बात है आपका सब्ट्रैक्शन होगा, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये मॉडल इक्वेशन क्या मिल जाएगी, dx over dt it will be equals to rx k minus x, k1 ले रहे हैं, अगर इसकी कैरिंग कैपेसिटी 1 है तो k1 माइनस एक्स, k1 माइनस एक्स माइनस फर्स्ट स्पीशीज एक्सर्ट कर रही है पॉपुलेशन y पर, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या लेंगे, सॉरी पहला कोफिशिएंट हम लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पहला कोफिशिएंट आपका, क्योंकि यहाँ x और y के बीच में कंपटीशन है, तो y पॉपुलेशन x पर एक्सर्ट करेगी, y जो है वो x को कैप्चर कर रही होगी, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अल्फा 1 2, y को x पॉपुलेशन को कैप्चर कर रही है, दोनों के बीच में कंपटीशन है, तो y जो है वो इंटरेक्ट
पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, जब इंटरेक्शन होगा देयर शुड बी सम सब्ट्रैक्शन ऑन दैट, यानी कि पॉपुलेशन एक्स की जो होगी वो डिक्रीज कर रही होगी, तो वी टेक अ नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अल्फा 1 2 इज देयर कोफिशिएंट व्हिच इज अल्फा 1, बिकॉज y जो है वो कंपीट कर रहा है x के साथ और x की पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वी ऑलरेडी टेक x हियर कॉमन, तो अल्फा 2 y और ये क्या आ जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी, ये हमें मॉडल इक्वेशन मिल जाएगी फॉर स्पीशीज एक्स। सिमिलरली स्पीशीज वाई के लिए हम मॉडल इक्वेशन क्या लिखेंगे, इफ देयर इज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू कैरिंग कैपेसिटी k2, तो dy over dt it will be equals to, if it has increasing growth rate r1 and it has increasing growth rate r2, y and K2 is carrying capacity for Y, K2 minus Y, and अब क्या होगा, फिर कंपटीशन होगा, Y जो है अब X करेगा, इस पर X का कंपटीशन Y के साथ होगा, तो क्या होगा, इस केस में Y की पॉपुलेशन जो हो रही होगी वो डिक्रीज कर रही होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस अल्फा 21 and with the help of these two equations we can predict what happens, which species win, which species do. With the help of Lotra-Volta model, equation just like Lotra-Volta है, तो इस equations की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, प्रिडिक्ट कर लेंगे कि क्या हो रहा है, एक्स स्पीशीज ज्यादा कैप्चर कर रही, एक्स स्पीशीज जीत रही है या वाई स्पीशीज जीत रही है। विद द हेल्प ऑफ हम क्या करते हैं, ये जानने के लिए कि इसका अचीवमेंट या अचीव कैसे करेंगे, प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड find that which species have greater growth rate and which species have lower growth rate. With the help of R1, R2 and these two coefficient alpha 1, alpha 2 and carrying capacity is very important here. With the help of these equation, we find the graphical representation, and with the help of graphical representation, we find predict that which population species have maximum growth rate. Whenever which constant have the condition, which condition the species Y has maximum growth rate. ये मॉडल इक्वेशन, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए ये आ रही है आपकी मॉडल इक्वेशन, सारी चीजें वही लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। We get a model equation like that. If we take k1 is common, k1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 minus x plus alpha 1 to y, here minus is here, same equations are written here, बस equations को क्या किया गया, 1 minus, here take the minus common, तो x plus alpha 1 to y upon k1, 1 minus y plus alpha 21 x upon k2, sorry, here it is x not y, I'm sorry, here it is x, ये आपका कंपटीशन हो रहा है एक्स वाई, तो हियर इट इज एक्स, एक्स अपॉन के, these are the constant r1 r2 k1 k2 alpha 1 to alpha 2 are all positive constant, k1 k2 are said to be a carrying capacity, r1 r2 are your positive constant, they are said to be a intrinsic growth rate, and alpha 1 to alpha 21 are your competition coefficients. Alpha 1 2 means to exert the population y exert a competition on x, and 21 means one exert a competition y. This is the Lotra-Volta competition. अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मैम बोलो बेटा। मैम वॉइस वॉइस नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है उतना आज का वीडियो आके उस पर अपलोड कर देंगे, तो वीडियो सही आएगी, ठीक है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। मैम आ रही है लेकिन आवाज कट कट कर आ रही है। ठीक है, इस क्लास का वीडियो जो है वो हम अभी यूट्यूब पे अपलोड, वो यूट्यूब कह रहे हैं आपके क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे, और क्लासरूम वाले वीडियो खुलते नहीं है ना शायद, चलो देखते हैं।
कोशिश करो। नहीं, देखते हैं तुम्हारी क्लास खत्म करना है। बच्चा देखो अब आ रही है आवाज? हेलो, यस मैम। आप यस मैम, अब आ रही है। अब आ रही है? देखो हम लोगों ने कंपटीशन मॉडल बनाया है ये वाला। अगर थोड़ी बहुत आवाज आई होगी तो ये हमारी स्पीशीज 1 है, ये स्पीशीज वाई है, जिनकी इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट क्या है, स्पीशीज एक्स की इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट क्या है, R1, स्पीशीज वाई की इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट क्या है, R2, स्पीशीज एक्स की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, K1, जो एनवायरमेंट एक्सर्ट कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी वो क्या है, K1, वाई के लिए एनवायरमेंट कर रहा है आपका K2 कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि K1 और K2 क्या हो गए, आपके सब वैल्यूज हो गई। इसके बाद आपके स्पीशीज का जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी एंड दे बिकम स्टेबल। अब यहाँ पर जो कंपटीशन मॉडल जनरेट हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, जस्ट लाइक लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर एक्स हमने ली, सबसे पहले लॉजिस्टिक ग्रोथ एक्स के लिए लिया, क्योंकि एक्स के कंपैरिजन में हमें क्या मिलता है, when we take logistic growth we get a more realistic model for the species x, तो we take a growth कैसे हो रही है with the help of logistic model हो रही है, ये ऑलरेडी हम सब लोग पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स और वाई दो स्पीशीज है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन अप्लाई हो रहा है। कंपटीशन हमेशा लग रहा होगा स्पीशीज के बीच में, चाहे वो इंट्रा स्पेसिफिक हो चाहे वो इंटर स्पेसिफिक। अगर दो स्पीशीज है तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन लग रहा होगा। इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक दो तरह के कंपटीशन होते हैं। इंटर स्पेसिफिक क्या कंपटीशन होता है, अगर दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में compete कर रहे होते हैं, जैसे लॉयन और आप ले लो टाइगर, तो दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आपस में फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हैं, तो ये हो जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है कंपटीशन, अगर दो सेम स्पीशीज एक ही चीज के लिए compete कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक पेड़ पर चिड़िया रह रही है, दो चिड़िया, तो वो क्या करेंगी आपस में, एक दोनों एक ही चीज खा रही, तो दोनों आपस में खाने के लिए compete कर रहे होंगे, तो ये कौन सा कंपटीशन होता है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। तो हमेशा अगर इन्वायरमेंट में है तो हमेशा आप देखोगे कोई भी स्पीशीज हो उसमें हम लोग भी सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन करते हैं, तो हमेशा कंपटीशन प्रेजेंट रहता है। तो कंपटीशन मॉडल हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक्स और वाई दो स्पीशीज है, वी टेक का, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपटीशन लगेगा तो एक कंपटीशन कोफिशिएंट होगा, उसको हमने अल्फा ले लिया। अगर पॉपुलेशन एक्स एक्सर्ट कर रहा होगा कंपटीशन ऑन वाई पर, तो वी टेक दिस कोफिशिएंट अल्फा 21, वन एक्सर्टेड अ कंपटीशन ऑन वाई। अगर वाई एक्सर्ट कर रहा होगा कंपटीशन ऑन एक्स, क्योंकि दोनों ही पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ compete कर रहे होंगे, तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा अल्फा 12, यानी सेकेंड स्पीशीज compete exert a competition on x, तो अल्फा 12 यानी अल्फा 12। अब हम मॉडल बनाते हैं, तो ये मॉडल इक्वेशन है, यहाँ तक आपकी थी। क्योंकि कंपटीशन हो रहा है तो x और y जब इंटरेक्ट कर रहे होंगे, x स्पीशीज के लिए लिख रहे हैं हम कंपटीशन, जब x और y x जो है y के साथ compete कर रहा होगा, तो y की इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगा। सो वी टेक हेयर नेगेटिव टर्म एंड कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y लगा रहा होगा x पर कंपटीशन, तभी आपका क्या होगा, ये डिक्रीमेंट आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये कोफिशिएंट अल्फा 12 मल्टीप्लाइड बाय y। सिमिलरली आपका मॉडल इक्वेशन y के लिए आएगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ लिया, उसके बाद यहाँ पर मॉडल कंपटीशन कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, अल्फा 21, और x y एक्सर्ट कर रहा है, y और x के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो x और y यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा एंड अपॉन k, ये आपकी मॉडल इक्वेशन आ जाएगी। ये आपकी बुक में लिखी हुई मॉडल इक्वेशन है, dx over dt r1x, when we divide this will be 1, take a minus common, x plus alpha 12y upon k1, 1 minus y plus alpha 21 x upon k2, ये हमें मॉडल की इक्वेशंस मिल जाएंगी। और इन मॉडल की इक्वेशन से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सी स्पीशीज जो है वो सरवाइव कर रही है और कौन सी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट कर रही है। वो लोटका वोल्ट्रा कंपटीशन मॉडल, यही हमको सबसे बड़ा बेनिफिट कि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सी स्पीशीज सरवाइव कर रही है एनवायरनमेंट में, इस कंपटीशन के
रिगार्डिंग और कौन सी स्पीशीज जो है वो एक्सटेंड कर रही है, जहां पर ये कैरिंग कैपेसिटी एंड दीज कोफिशिएंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कैसे हमें अचीव होगा ये पूरा चीज, प्रिडिक्शन हम कैसे अचीव कर रहे होंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम देखेंगे, जैसा ग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि जो कौन सी स्पीशीज स्टेबल हो रही है और कौन सी स्पीशीज एक्सटेंड करती हुई जा रही है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, देन वी गिव द इंटरप्रिटेशन। तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस मॉडल, और सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट उनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि ये मॉडल क्या है, मॉडल इक्वेशन आपकी नॉन लीनियर है, तो लीनियराइज करेंगे, जैकोबियन मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, उन पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जैकोबियन मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, उनकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रिगार्डिंग द आइगन वैल्यू हम लोग चेक करेंगे कि किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए स्टेबिलिटी आ रही है, किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो पूरा वर्क वही करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ये मॉडल इक्वेशन लिखी, वी टेक R1 अपॉन K1 इज हेयर कॉमन, x K1 माइनस x अल्फा 1 टू y, इसको हमने f ले लिया। एंड सेकेंड वाली इक्वेशन को दूसरा फंक्शन हमने क्या कंसीडर कर लिया, g फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट we find the equilibrium point, which are the solution of the equation dx over dt equals to 0 and dy over dt equals to 0. So from dx over dt equals to 0, we get this goes to 0. R1 upon K1 x K1 minus x alpha 12 y is equals to 0. एंड सेकेंड इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी, dy इक्वल्स टू 0, तो आपकी सेकेंड इक्वेशन ये मिल जाएगी R2 अपॉन K2y K2 माइनस y अल्फा 21x। अब इन दोनों इक्वेशन से ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करते हैं, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन इन दो इक्वेशन से एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन सारे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम अबव वाली इक्वेशन से आपका क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट x1 is 0 और होल दिस ब्रैकेट इज गोज टू 0, एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी हैव y is 0 आइदर होल द ब्रैकेट k2 minus y alpha 21 x is equals to 0। अब क्या करेंगे, सारे पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूर कोशिश करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। पहली वैल्यू हमने x की, x इज इक्वल टू 0, पहला तो हमारा आ गया x और y दोनों 0 हो गए। दूसरा हमारा x अगर 0 होता है तो इस इक्वेशन में x को 0 सब्सटीट्यूट करिए। व्हेन यू सब्सटीट्यूटेड x इज 0 देन y विल बी इक्वल्स टू k2। तो दूसरा आपका क्या आ गया, व्हेन x इज 0 y इज k2। x इज 0, दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया, व्हेन x इज 0 y गोज टू k2। पहले सिंपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, when take a y equals to 0, substitute this y in this equation. When you take y equals to 0 in this equation, we get x will be equals to, when y is 0, and from first equation we get x will be equals to k1 एंड x इज इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। तो ये आपके ट्रिवियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये एग्जिस्ट ही कर रहे होंगे, 0 0 वाले एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब इसके अलावा पॉसिबल सोल्यूशन हमें ये दो इक्वेशंस दे रही होंगी। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस x एंड y। चलिए सॉल्व करिए और बताइए x और y की वैल्यू क्या आ रही है। obtain the solution of x and y, solve these two equation k1 minus x alpha 1 to y and k2 minus y alpha 21 x। यहाँ पर alpha 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर alpha 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x और y से भी मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन सिंप्लीफाई। देखिए टर्म कैंसिल हो रहे होंगे। सॉल्व करिए, बताइए क्या आ रही है x और y की वैल्यू। देखिए जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पर लिखी हुई है, आप सब के सब बैठ के कॉपी पेन लेके सॉल्व करोगे, देन यू चेक, क्योंकि बुक में बहुत सारी मिस प्रिंटिंग होती है। यू कैन फाइंड दीज टू वैल्यू। अभी हम यही देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूज आएंगी x और y को, आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन 4 and 5, वी गेट x विल बी इक्वल्स टू अल्फा 12 k2 माइनस k1 अल्फा 12 अल्फा 21 माइनस 1 एंड y विल बी इक्वल्स टू अल्फा 21 k1 माइनस k2 अल्फा 21 12 माइनस 1। ये दो वैल्यूज आ रही हैं, यानी अब हमारे पास कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए,
we have four equilibrium points. First one is trivial, which is 0 0. Second one is k1 0, k1 0, and third is k0 k2, and last one is this. This is interior equilibrium point. अब हम क्या करेंगे, इन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इस मॉडल की स्टेबिलिटी चेक कर रहे होंगे. तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले ये दो फंक्शंस हमने कंसीडर किए थे एफ एंड जी, और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लीनियराइज करेंगे दिस मॉडल इक्वेशंस को. तो उसके लीनियराइजेशन के लिए वी फाइंड द जैकोबियन मैट्रिक्स. जैकोबियन मैट्रिक्स, और वी से इट इज अ वेरिएशनल मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम इक्वेशंस गिवन इन इक्वेशन नंबर 3. तो ये क्या हो जाएगी, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ डेल जी ओवर डेल एक्स एंड डेल जी ओवर डेल वाई. डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यू गेट दिस टाइप ऑफ variational matrix. On differentiating f with respect to x, f with respect to y, g with respect to x, g with respect to y, you get this type of variational matrix. अब इस variational matrix की वैल्यू 0 0 पर, k1 0 पर, 0 k2 पर और लास्ट वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम इवेल्युएट कर रहे हैं. तो इसको इन्होंने m1 कहा, इसको m2 कहा, इसको m3, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस जैकोबियन मैट्रिक्स को m4 कहा. तो लेट वी फाइंड दीज m1, m2, m3 एंड m4 at 0 0, k1 0, 0 k2 and last equilibrium. When we substitute x is equals to 0 and y equals to 0 in this equation, in this variational matrix, 0 0 पर करेंगे तो x0 y0 ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये और ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो सिर्फ क्या आ जाएगा, r1 0 0 r2. इस टाइप की वेरिएशनल मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी. we get this type of variational matrix. और ये क्या imply कर रहा है, both when we calculate the eigenvalue of this m1, we check that both r1 and r2 are already positive constant. We describe in the model equation that r1 r2 are positive constant, and here we get two eigenvalues which are r1 and r2. These two eigenvalues are positive. This implies that m1 is unstable. Clear है? Both are real, both are positive and are of same sign. It means we have m1 gives the characteristics of the equilibrium point 0 0 is unstable mu. Clear है? Next आपका equilibrium point है k1 0. इक्विलिब्रियम पॉइंट इज k1 0. इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जब हम वेरिएशनल मैट्रिक्स में x की वैल्यू k1 और y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर रहे होंगे, x इज k1 एंड y इज 0, x इज k1 y इज 0, सब जगह सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ k1 आ जाएगा और ये वाला टर्म 0, यहाँ k1 आ जाएगा और ये वाला टर्म 0, और यहाँ पर ये टर्म 0 और यहाँ पर आपका आ जाएगा k1. ठीक है, तो when you solve this matrix we get this type of matrix. Now to see that m2 is just like this, minus r1 alpha 1 to 0 r2 minus r2 alpha 2 1 k1 upon k2. ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी m2 फॉर आइगन वैल्यू 0 k1 0. फिर आपकी सेकेंड x is 0, y is k2, we get this type of eigenvalue. Oh sorry, इस तरह की आपकी क्या आ जाएगी, वेरिएशनल मैट्रिक्स आ जाएगी. m2 को देखो और m3 को देखिए. m2 और m3 के साथ ये वाली तो आइगन वैल्यू नेगेटिव है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं. अगर r2 से बड़ा ये पूरा ये अगर टर्म पॉजिटिव होता है, ये वाला टर्म, यहाँ पर आइगन वैल्यू 2 आएंगी, ये तो 0 हो जाएगा, नॉन डायगोनल पूरा पूरा, तो डायगोनल की दो वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस r1 और सेकेंड वन r2 माइनस दिस होल फैक्टर. तो पहली वाली आइगन वैल्यू तो नेगेटिव है, ठीक है. दूसरी आइगन वैल्यू के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता. अगर ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाता है, इफ होल द टर्म इज पॉजिटिव, यानी r2 इज ग्रेटर देन दैट होल टर्म, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन की आइगन वैल्यू आ जाएंगे और एम्प्टी अनस्टेबल हो जाएगा. लेकिन अगर यही वाला सेकेंड टर्म नेगेटिव हो जाता है, यानी r2, और अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो क्या हो जाएगा,
इट बिकम स्टेबल। सिमिलरली यहाँ पर होगा R3 के केस में, अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये तुम नेगेटिव है आपका, और अगर ये नेगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशंस इस K1 और K2 के लिए आपको कंडीशंस मिल जाएंगी, व्हेन दिस M2 इज स्टेबल, व्हेन दिस M3 इज स्टेबल, व्हेन दीज टू आर अनस्टेबल। with the help of these two equations we get a condition of stability and instability। stability का मीन्स क्या हो गया कि ये पॉपुलेशन जीत रही है, ये पॉपुलेशन जो है वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, और दूसरी वाली पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, एक्सटेंड कर जाएगी। M4 के लिए वेरिएशनल मैट्रिक्स के टर्म्स ये आ रहे होंगे आपके। और जब इस इक्वेशन यहाँ पर आप क्या करोगे, इसकी आइगन वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे माइनस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे एंड यू solve this equation, we get this type of equation lambda square, which we call the secular equation lambda x square plus lambda r1 minus r2 plus this type of equation we have। and from this equation क्या लिखा है, ये वाली आएगी lambda square minus lambda ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अनयूजुअल सी थिंग्स सॉल्व की गई हैं इस बुक में, वहाँ पर डायरेक्टली हमें आइगन वैल्यू मिल रहे हैं। डोंट राइट द सेकुलर इक्वेशन, डायरेक्टली सॉल्व, फाइंड द इक्विलिब्रियम मैटर, फाइंड आइगन वैल्यू डायरेक्टली टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यू, डोंट सॉल्व इट, डोंट फाइंड इट, unusual things are written here। You see that when we find the eigenvalue of these three variational matrix, we directly get a eigenvalues। ये M1 दिस M1 है आइगन वैल्यू लैम्डा लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगी R1 R2। यहाँ पर ये नॉन डायगोनल 0 हो जाएगा, तो डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ 2 ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे। हियर इट इज आल्सो इक्वल्स टू M, इन केस ऑफ M3 वी हैव 2 आइगन वैल्यू डायरेक्टली, तो डोंट राइट दीज सेकुलर इक्वेशन फॉर M1 M2 M3 M4, दिस इज अनयूजुअल, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। जितना सिंप्लीफाई आप इजिली कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ना। इसके लिए आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी माइनस लैम्डा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी एलिमेंट 0 नहीं हो रहा है, तो हमें ये मैट्रिक्स सॉल्व करनी पड़ेगी। तो व्हेन वी सॉल्व दिस मैट्रिक्स बाय सब्ट्रैक्टिंग लैम्डा वी गेट अ डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरह की आपकी एक इक्वेशन आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए सारी चीजें वही लिखी हैं, both roots of 6 are real but are opposite sign। Please make a correction in this book, there are so many misprinting are there। both roots of 6 are real and are of same sign, not opposite sign। we see that R1 and R2 are two equilibrium points, R1 and R2 are two eigenvalue which are both are positive sign, so both roots are real and are of same sign, so equilibrium point 0 0 is unstable, which is unstable node। now next, पहला माइनस R1 आ रहा है, दूसरा आपका ये आइगन वैल्यू आ रही है, यहाँ सही लिखा है। therefore at that point it is in asymptotically stable in x direction because it has negative, आपका पहला वाला 2 है आपका x और y, तो x वाला जो आइगन वैल्यू है, पहली आइगन वैल्यू लैम्डा 1 जो है वो क्या है, नेगेटिव आ रही है, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस R1। इट मींस it is asymptotically stable in x direction while in y direction it is stable or unstable according to the condition of this equation। if k2 is greater than alpha 21 k1, if k2 जो है वो आपका बड़ा होगा इस पर्टिकुलर टर्म से, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, अनस्टेबल मिल जाएगा। अगर K2 जो है वो आपका लेस देन है, यहाँ पर कंडीशंस को ऐसे लिखा है, K2 अल्फा 21 से डिवाइड कर दिया है, इफ K2 लेस देन है K1 से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो यू गेट स्टेबल। तो यही लिखा है, y इज स्टेबल, y डायरेक्शन इज स्टेबल व्हेन K2 इज लेस देन K1 एंड इट इज अनस्टेबल व्हेन K2 इज ग्रेटर देन K1। तो ये हमें कंडीशन मिल जाएगी। नाउ फॉर नेक्स्ट विच इज आइगन वैल्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर 0, K2, इसके लिए क्या आ जाएंगे, आइगन वैल्यू माइनस R2 और ये आ जाएगी 0, K2। सो इट इज, यहाँ पर सही करिएगा, हाँ, इट इज स्टेबल इन y डायरेक्शन
ये आपको y डायरेक्शन में एसिम्प्टोटिकली स्टेबल देगा बिकॉज इट इज नेगेटिव, एंड दिस टर्म इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. इफ k1 is greater than k2, then it is unstable. If k1 is less than k2, then it is stable in x direction. X direction is stable or unstable according to these two conditions, and y direction it is asymptotically stable. ये मिल जाएगा. अब यहाँ पर देखिए जो आपका लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी हुई है, इसके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो लिखी हुई है इसको देखिए. इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए यहाँ पर ये टर्म तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ये टर्म, ये ब्रैकेट, ये टर्म, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, देखिए बोथ सेम है. ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये सारे ब्रैकेट सेम है. सम ऑफ द रूट्स क्या है, यहाँ पर नेगेटिव, और ये भी आपका नेगेटिव है. अगर हम ये कंडीशन लेके चलें, इफ k1 is greater than alpha 12 k2, if we take a condition this, and k2 is greater than alpha 21 k1, or we write this term is like that way, because why we write, अभी आप देखोगे जब null फाइंड आउट करोगे आइसोक्लाइन, तो आपको क्या मिलेगा, इसी तरह से मिलेगा. अल्फा 12 k1 अपॉन अल्फा 12 is greater than k2 and k2 upon alpha 21 is greater than k1. तो क्या हो जाएगा, अगर ये दो कंडीशन होल्ड कर रही होंगी तो ये वाला टर्म भी पॉजिटिव आ जाएगा. और एक और कंडीशन, अल्फा 12 एंड अल्फा 21, अल्फा 12 अल्फा 21 बोथ आर ग्रेटर देन 1. तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा. तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, देखिए सम ऑफ रूट नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए होता है. तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. यही है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, अल्फा 21 अल्फा 12 k2. ठीक है, अगर ये दोनों चीजें आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, दिस टर्म होल पॉजिटिव, माइनस ऑफ दिस थिंग, माइनस ऑफ दिस थिंग. तो आपको क्या मिल जाएगी इक्वेशन, we get which type of eigenvalue we have, what is written here, if this greater than product of roots of 9 is negative, provided alpha 21 alpha 12 is greater than 1, this means one of two root is positive, and so that the fourth equilibrium point is unstable node. देखिए सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग. आपकी इक्वेशन इस फॉर्म की मिल जाएगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस मान लीजिए कुछ भी लैम्डा, 2 लैम्डा ही कंसीडर कर लीजिए, माइनस 4, इस तरह से, अगर इस तरह का 4 इज इक्वल टू 0, इसी तरह का मिलेगा. ये टर्म आपका पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव बाहर में, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से रूट्स क्या मिलेंगे, दोनों ही पॉजिटिव मिल जाएंगे आपको,
दोनों ही पॉजिटिव रूट मिल जाएंगे। तो यही लिखा है 2 रूट इज पॉजिटिव एंड 4th इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अनस्टेबल नोड. By this, these two condition and alpha 1 to 2 1 is greater than 1, we get both the roots of this characteristic equation is positive, so we have unstable node for the equilibrium point which is given in the equation number 5. Clear hai? Now next to give the general interpretation. बिल्कुल वैसे ही इंटरप्रिटेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के लिए आइसोक्लाइंस फाइंड आउट करेंगे। जो आपकी पहली इक्वेशन f के लिए लिखी है इक्वेट करके 0 से, फिर देखिए dy ओवर dt को जब इक्वेट किया 0 से तो 2 लाइन की इक्वेशन आ रही है, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू दिस लाइन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू k2 अल्फा 21 x। एक लाइन की इक्वेशन ये मिल रही है। तो ये लाइन की इक्वेशन जो y इक्वल्स टू k2 अल्फा 21 है, इसके इंटरसेप्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करिए। व्हेन x इज 0 and at y axis it intercept at k2, when y is 0 it intercept at k2 upon alpha 21। तो ये हमारी इस लाइन के दो इंटरसेप्टिंग पॉइंट आ जाएंगे और ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड द नल लाइन या आइसोक्लाइन। अब क्या कर रहे होंगे, हमने आपको पहले भी बताया था, सेम वही inside left side of the this line always increasing value and outside this line always decrease, y always decrease because we calculate it for y dy over dt को 0 करके किया है, तो ये y के लिए आपका आया है। तो इनसाइड द लाइन y की वैल्यू क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी एंड आउटसाइड द लाइन y की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी। इसको हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्यों इंक्रीज क्यों डिक्रीज करती है। अंडर द लाइन, under this straight line intercepting line, the value of y is increases and after that line the value of y should goes to decreasing. So we get this type of directions of arrow. For second equation dx over dt, for dx over dt we get this type of intercepting line equation, straight line की equation हमें ये मिलेगी। फिर intercepting point calculate करिए, तो for y 0 x intercept at k1 and when x is 0 it intercept at k1 upon alpha 12। तो ये हमें दो इंटरसेप्टिंग पॉइंट मिल जाएगी इसके लिए। अगेन इस इंटरसेप्टिंग लाइन बिकॉज वी फाइंड इट फॉर x, तो x क्या होगा, अंडर द लाइन x गोज टू इंक्रीजिंग एंड आउटसाइड द लाइन x गोज डिक्रीजिंग। तो ये हमें नेचर मिल जाएगा, ये कहलाता है जीरो आइसोक्लाइन या जीरो, दीज आर जीरो आइसोक्लाइंस। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वाले मॉडल में भी कैलकुलेट किया था, यहाँ पर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम करेंगे कंडीशंस के साथ, वी गो फॉर द केसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी स्टडी द केसेस।